डॉक्टर नीरा पांडे, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का मेरा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है सैम्पलिंग अर्थात प्रतिदर्शन। कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो या व्यवहार परक शोध हो, सभी में हमको प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है। अब प्रतिदर्श होता क्या है हम ये जानेंगे कि टोटल संपूर्ण जनसंख्या में से जब हम कुछ का चुनाव अपने शोध के लिए करते हैं तो उसे हम प्रतिदर्श कहते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया को जो हम करते हैं उसे हम प्रतिदर्शन या सैंपलिंग कहते हैं। अब संपूर्ण जनसंख्या में भी दो चीज़ें निर्धारित होती हैं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट, अर्थात जिसे हम परिमित और अपरिमित कहते हैं। डेफिनेट का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी भी विश्वविद्यालय में हमें शिक्षकों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या जो हमें ज्ञात होती है, किंतु इनडेफिनेट में, अपरिमित में किसी भी समुद्र में हमें मछलियों की संख्या ज्ञात नहीं होती। इसी आधार पर हमें प्रतिदर्शन के दो प्रकार निर्धारित किए गए हैं, जिसे हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत संभाव्यता हम कह सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी को असंभाव्यता प्रतिदर्श कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि संभाव्यता की, अर्थात कि जो भी शोध करता है उसे अपने शोध में जो भी प्रतिदर्श है उसकी साइज कैसी है सैंपल की, उसके बारे में उसे पूर्ण जानकारी ज्ञात होती है कि प्रतिदर्श कैसा है। पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमें पहले से कुछ भी ज्ञात नहीं होता कि प्रतिदर्श का आकार कैसा है, वो पूरे प्रतिदर्श को पॉपुलेशन में से अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के तीन मुख्य प्रकार होते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी बहुत सारे 7 प्रकार आपने यहाँ देखे हैं, लिखे हैं, 7 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के 3 प्रकारों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में साधारण यादृच्छिकृत प्रतिदर्श, इसके अंतर्गत भी दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि जो भी हम प्रतिदर्श लेते हैं वो इक्वल उसकी प्रोबेबिलिटी हो, अर्थात उसकी जो मात्रा हम लें वो बराबर बराबर लें। जैसे मान लीजिए संपूर्ण प्रतिदर्श 60 व्यक्तियों का है, उन 60 व्यक्तियों में से हमें 10 व्यक्तियों को लेना है, तो वो जो 10 व्यक्ति होंगे वो संपूर्ण प्रतिदर्श में से मतलब 1/60 को रिप्रेजेंट करेंगे। और इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रतिदर्श एक दूसरे प्रतिदर्श को प्रभावित ना करे। इस प्रकार दूसरा जो आपका प्रकार है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, इसमें स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, इसके भी 2 प्रकार हैं, समानुपाती और असमानुपाती। आपको जैसे नाम से समझ में आ रहा है, समानुपाती का मतलब कि आपका इक्वल रेशियो हो। जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बीए के विद्यार्थी हैं, एमए के विद्यार्थी हैं, पीजी के विद्यार्थी हैं, पीएचडी के विद्यार्थी हैं। अब हम उन्हें कैसे लेंगे, तो हम अपना एक अनुपात निर्धारित कर लेंगे कि हमको इनमें से 10% सभी में से लेना है। तो उस आधार पे मान लीजिए 10,000 में से हमको 1,000 लेना है, तो हम 10% के आधार पर उसे बांट लेंगे। तो ये जो प्रतिदर्श हुआ वो समानुपाती हुआ। और असमानुपाती में जैसे मान लीजिए आपको कि किसी में आप जो प्रतिदर्श ले रहे हैं या सैंपल ले रहे हैं उसमें 60% जो है वो मेल है और 40% फीमेल है, जबकि हम ले रहे हैं 50-50%। तो जो आपका जो प्रतिदर्श हुआ या सैंपल हुआ वो असमानुपाती हो गया। तीसरा जो है आपका एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग। इसमें एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग में जैसे मान लीजिए हमको किसी राज्य के या किसी स्टेट के सभी व्यक्तियों के बारे में जानना है कि उनकी राजनीतिक मनोवृत्ति किस प्रकार की है, तो हम उनकी राजनीतिक मनोवृत्ति जानने के लिए मान लीजिए उस राज्य में 20 जिले हैं। अब हम पूरे 20 जिलों का तो हम निरीक्षण नहीं कर सकते या हम उसे नहीं ले सकते, तो उसमें से हम 10 जिले या 5 जिलों का चुनाव कर लेंगे। अब मान लीजिए 5 जिलों में से बहुत सारे उसमें सब डिवीज़न भी होंगे, तो उसमें से भी हम निर्धारित कर लेंगे कि हमको कितने सब डिवीज़न लेना है। तो इसके आधार पे एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग होती है।
इसी आधार पर अब ये आपके 3 प्रकार हुए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबसे पहले आपका आता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग जैसे आपको नाम से ही विदित है कि जैसे मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में मान लीजिए 10,000 विद्यार्थियों को हमको प्रतिदर्श के रूप में लेना है, तो उसमें 8,000 जो है स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं और जो 2,000 हैं वो स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हैं। तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो हमने पहले से देख लिया या कोटा निर्धारित कर लिया कि हमको इस अनुसार ही विद्यार्थियों को प्रतिदर्श के रूप में लेना है, तो इसको हम फिर कोटा सैंपलिंग कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग, ये बहुत ही आसान होता है कि जैसे हम कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रतिदर्श हम लें वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, कि हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, हमें सामने वाला व्यक्ति मिलता है तो हम उसको इंटरव्यू के थ्रू या साक्षात्कार के थ्रू उससे जो हमको जानकारी लेनी होती है हम ले लेते हैं, या हमको बहुत आसानी से जो भी प्रतिदर्श के रूप में मिल जाता है हम उसे अपने में शामिल कर लेते हैं। तीसरा जो है पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव का मतलब उद्देश्यपूर्ण। जैसे कि मान लीजिए हम अपने रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं कि हमको बाल अपराधी पे काम करना है, विकलांगों पे काम करना है, तो जो हमारी सैंपलिंग होगी वो पर्पसिव होगी। जैसे या कि हम ये देखें कि बैंक में कोई कर्मचारी हैं, उसमें जो कंप्यूटर के कर्मचारी हैं, तो बैंक में कंप्यूटर के यदि कर्मचारी रहेंगे तो बैंक का काम आसान होगा। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम उनमें जॉब सेटिस्फैक्शन देखना चाहते हैं, पर क्या होगा कि उसमें जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको निकाल दिया जाएगा तो उनमें जॉब सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। तो हम वैसे ही विद्यार्थी, वैसे ही कर्मचारियों को लें जो अस्थायी रूप से हैं। कहने का मतलब कि हमारा जो उद्देश्य है वो निर्धारित होना चाहिए। चौथा फिर आपका आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, जिसे हम क्रमबद्ध प्रतिदर्शन कहते हैं। ये भी अपने राजनीतिक कार्यों में या अन्य कार्यों में इसका प्रयोग हम करते हैं कि हम एक सूची तैयार कर लेते हैं। उस सूची में से हम 5वें 10वें स्थान के जो भी व्यक्ति हैं रैंडमली हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है हम 6वें को भी ले लें, 9वें को भी ले लें। तो हम इस प्रकार पहले से ही, इसीलिए हम इसको क्रमबद्ध प्रतिदर्शन कहते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग में ये होता है कि हम जैसे किसी भी, इसको हिंदी में हम हिमकंटक प्रतिदर्श कहते हैं, कि जैसे हम किसी भी, मान लीजिए जैसे कोई दवा है, कोई डॉक्टर की दवा है, तो वो दवा डॉक्टर को कैसे पता चलती है कि ये दवा अच्छी है? वो आसपास के लोगों से जानता है, अपने सगे संबंधियों से जानता है, या वो जनरल्स में पढ़ता है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि उसको इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। ये भी सामाजिक शोधों वगैरह में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। सैचुरेशन सैंपलिंग या डेंस सैंपलिंग वो होती है, जैसे सैचुरेशन आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सैचुरेट कर देना। जैसे किसी भी, हम मान लीजिए डॉक्टरों की किसी एक कास्ट के ऊपर हम यदि लेना चाहें तो उन कास्ट के डॉक्टरों को ही हम उसमें लें, मतलब हमने पहले से ही उसको सैचुरेट कर दिया। डेंस का मतलब ये होता है कि जैसे 1000 डॉक्टर हैं, मान लीजिए प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, उनमें से 1000 में से 500 हम डॉक्टरों को ऐसा ले सकते हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में 10 सालों से निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा घनीभूत या डेंस सैंपलिंग का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार डबल सैंपलिंग को हम बोलते हैं दोहरा प्रतिदर्शन। मान लीजिए कुछ इस प्रकार की सैंपलिंग है कि जिसे हमने कलेक्ट किया, हमने पोस्ट के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा उसे कलेक्ट तो कर लिया, पर जितना हमें संख्या चाहिए सैंपलिंग की वो हमें प्राप्त नहीं हुई। तो हम ऐसा करते हैं कि उसी पे फिर हम उस सैंपल को कलेक्ट करते हैं, फिर हम स्पीड पोस्ट के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा उसको हम फिर से करते हैं, इसीलिए हम उसको डबल सैंपलिंग कहते हैं। अब ये तो हुआ आपका प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स। अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सैंपलिंग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। हमें ये पक्का पता होना चाहिए कि यदि छोटी सी पॉपुलेशन होगी 300 या 200 की, तो उसको तो हम पूरे पॉपुलेशन को ही ले सकते हैं, उसमें से हमको सैंपल निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो भी साइज हो पॉपुलेशन का वो बड़ा हो, ताकि उसमें से हम सैंपल को सेलेक्ट कर सकें।
दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ सैंपलिंग। आप जो भी सैंपलिंग ले रहे हैं, कहाँ से व्यक्तियों को बुला रहे हैं, किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, ये सब भी हमें जानना जरूरी होता है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि हमें उन सदस्यों को, संपूर्ण जो जनसंख्या है उसमें से भी उन सदस्यों के मिल पाने की संभावना होगी कि नहीं होगी, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, या ये फैक्टर भी उसको प्रभावित करता है प्रतिदर्श को। इसी आधार पे अब हम देखें कि एक जो अच्छी सैंपलिंग का उदाहरण, कि उसमें भी दो चीजें होती हैं कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ सैंपल, की जो भी हम प्रतिदर्श ले रहे हैं वो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और जो भी सैंपल का साइज होता है वो आपको मैंने ग्राफ में भी दिखाया है कि यदि लार्ज सैंपल रहेगा तो एरर होने की संभावना कम होती है, पर यदि स्मॉल साइज रहेगा तो उसमें त्रुटि की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए जो भी सैंपल होता है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। इसी आधार पर हम देखें कि बहुत सारे सैंपल के एडवांटेजेस भी होते हैं कि जो सैंपलिंग होती है उसमें परिशुद्धता बढ़ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि वो संपूर्ण पॉपुलेशन में से, पूरे पॉपुलेशन में से कुछ को सैंपल के रूप में हम लेते हैं और जो पूरे को रिप्रेजेंट करता है। तो लागत में भी कमी आ जाती है, हमको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, तो उससे क्या है, हमारे खर्च में भी बचत होती है। श्रम एवं समय की भी बचत होती है, हमको आसानी से अपने ही जिले के अंदर, अपने क्षेत्र के ही अंतर्गत हमें उसको कार्य को करने का समय मिल जाता है, इसलिए समय और धन दोनों की बचत होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सैंपलिंग जो है, प्रतिदर्शन जो है, उसे हम संपूर्ण जनसंख्या में कुछ का चुनाव करना सैंपल है, और इस पूरी प्रक्रिया को प्रतिदर्शन कहते हैं। धन्यवाद।